19वीं सदी की शुरुआत में राजा रणजीत सिंह ने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों से अफगानों को भगाकर वहां सिख राज स्थापित किया। तब से अफगानिस्तान के अमीर भारत के इस हिस्से पर फिर से कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते थे। पर महाराज की मृत्यु के बाद अब अंग्रेजों ने इन इलाकों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। तब उन्हें अफगानियों द्वारा बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। अंग्रेजों पर करने वाले अफगानी हमलों में हमेशा से एक नाम का जिक्र हमेशा होता था, मुल्ला का। जिहाद के नाम पर अफगानों को कट्टर बनाना इसका काम था। अंग्रेजों को पता था कि वो सिख ही थे जिन्होंने अफगानों को भारत से भगाया था। अंग्रेजों ने उनका सहारा लेना चाहा। 1980 के दशक में शमाना के पहाड़ों में 3 किलों पर 36 सिख रेजिमेंट को तैनात किया गया था। वो 3 किले लोखंड और गुलिस्तान फोर्ट थे, जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कंट्रोल था। और इन दोनों फोर्ट के बीच एक सारागढ़ी फोर्ट हुआ करती थी, जो केवल कम्युनिकेशन पोस्ट की काम किया करती थी, टेलीग्राफ के द्वारा। टेलीग्राफ के जरिए दोनों फोर्ट के बीच मैसेज भेजने का काम किया करती थी। और यहीं 21 सिख को तैनात किया गया था, जहां कभी हमला हुआ ही नहीं था, जिस कारण वहां के सिख हमेशा मस्ती में रहते थे। और गुलिस्तान फोर्ट में तैनात थे ईशर सिंह, जो काफी काबिल ऑफिसर हुआ करते थे। एक दिन जब इनकी पेट्रोलिंग भारत अफगान इलाकों पर हो रही थी, वो भी लेफ्टिनेंट लॉरेंस के निगरानी पर, वहीं उनकी नजर अफगानों के गुट पर पड़ती है जो एक महिला की हत्या करने वाले थे। और ये वही मुल्ला था जो अफगान के गुट का सरदार था और वो कट्टर बनाने का काम किया करता था। इस महिला का विवाह जबरदस्ती किसी बूढ़े व्यक्ति से करा दी गई थी, जिस कारण वो बार बार अपने घर से भाग जाया करती थी। और यही रीजन था इसे मारने का। ईशर सिंह उसकी जान बचाना चाहता था, पर लॉरेंस का कहना था कि ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। पर ईशर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो अन्याय को नहीं देखना चाहते थे और ऑर्डर के बिना सोचे समझे वो अफगानों पर कूद पड़ते हैं और मजबूरन गुलाब सिंह और अन्य सिख सिपाहियों को इस जंग में उतरना पड़ता है। पर लॉरेंस इस बात से खुश नहीं था और गुलिस्तान पहुंचने पर लॉरेंस इस बात को अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर करता है और खबर को कैप्टन हाटन तक पहुंचाई जाती है। ईशर सिंह तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाटन साहब काफी ज्यादा दयालु है, वो लॉरेंस की तरह नहीं है, वो उतनी कड़ी सजा ईशर सिंह को नहीं देंगे। और ऊपर से ईशर सिंह सीनियर सिपाही थे, क्योंकि उनके पास बाजुओं में वो फीतियां मौजूद थी। और तभी गुलिस्तान के जमीन पर अफगानों का हमला हो जाता है और अफगानियों में एक स्नाइपर हुआ करता था जो छिपकर काफी लोगों को मार गिराया करता था, जिस पर ईशर सिंह की नजर चली जाती है और पीछा करते हुए ईशर सिंह अफगानों के इलाके पहुंच जाता है। और वही कुछ समय के बाद कैप्टन हाटन मदद लेकर आ चुके थे और अफगानों को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। हाटन को पता था कि आज जो गुलिस्तान के जमीन पर पहली बार हुआ था उसका कारण ईशर सिंह ही था, जिस कारण उसकी पोस्टिंग सारागढ़ी में कर दी जाती है। ईशर सिंह इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ होता ही नहीं था, पर खैर यह तो ऑर्डर था जिसे मानना जरूरी था। ईशर सिंह को कई बार लॉरेंस द्वारा इंग्लिश में गाली दी जाती थी, पर ईशर सिंह को कुछ पता ही नहीं चलता था कि वो कहना क्या चाहते हैं। ईशर सिंह अपने दोस्त गुलाब सिंह को अलविदा कहकर अपनी राह पर निकल पड़ता है सारागढ़ी की तरफ। वही रास्ते में ईशर सिंह उस महिला से भी मिलता है जिसे उसने बचाया था। वो शुक्रिया अदा करने के लिए ईशर सिंह के लिए कुछ मीठा लेकर आई थी। और अब ईशर सिंह सारागढ़ी पहुंच चुका था, जहां केवल 21 सिख की पोस्टिंग की गई थी, पर ड्यूटी में केवल 19 साल का लड़का गुरुमुख और लाल सिंह ही दिख रहा था और बाकी सिपाही मुर्गे की लड़ाई देखने में बिजी थे, जिसे देख ईशर सिंह खुश नहीं था। कोई भी अपनी वर्दी में मौजूद नहीं था, जिस कारण उन्हें सजा मिलने वाली थी कि अब ये 20 सिपाही आपस में लड़ेंगे और मुर्गे उन्हें देखेंगे, और मुर्गे जब तक बस नहीं कह देते तब तक उन्हें लड़ना होगा। और ईशर सिंह गुलिस्तान की तरह यहाँ की भी बंजर जमीन को धान उगाने के लिए चला जाता है और ईशर सिंह को यकीन था कि ये मिट्टी एक दिन जरूर सोना उगलेगी। पर अब किले से लड़ाई की आवाज नहीं आ रही थी, जिसे देखने के लिए ईशर सिंह वापस अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर पता चलता है कि उन्होंने मुर्गे को तो खाना बना दिया है, क्योंकि मुर्गे ही बोल रहे थे हमें कुक करो। और इस बात पर ईशर सिंह बड़ा गुस्सा हुआ था और ईशर सिंह उनको 1 हफ्ते तक भूखा रखने की सजा देने वाले थे। और जब वो अपने रूम आते हैं तो वो अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते, ये सोचकर कि अब मुर्गे भी कह रहे हैं कि हमें कुक करो। अब इस 21 सिख में कई अतरंगी लोग मौजूद थे। किसी की शादी होने वाली थी, कोई अपने फेरे छोड़कर आया था, किसी की सुहागरात अधूरी थी, तो कोई अपने पिता के लिए ड्यूटी के जूते गिफ्ट करना चाहता था, जिस कारण वो उन्हें कभी पहनता ही नहीं था। पर सभी में एक बात काफी ज्यादा कॉमन थी कि सब एक दूसरे के लिए मर सकते थे और साथ ही वो अपने वतन के लिए शहीद भी हो सकते थे। और अब हम मुल्ला को देखते हैं, जो अन्य अफगानी सरदारों के
साथ मिलकर भारत पर हमला करने वाला था। उनका कहना था कि वो एक दिन में ही तीनों किलों पर कब्जा कर लेंगे। सुबह तक वो सारागढ़ी, दोपहर तक गुलिस्तान और शाम होते ही लोखंड तक पहुंच जाएंगे और उन्हें अंग्रेजों के अधीन रहना नहीं होगा। बादशाह खान को पता था कि सिखों को कम नहीं आंकना चाहिए, पर उनकी संख्या 10,000 की थी और सारागढ़ी फोर्ट में तो केवल 21 सिख ही मौजूद थे। इस कारण उन्हें यकीन था कि वो 1 से 2 घंटे में सारागढ़ी को तो लूट ही सकते हैं। ईश्वर सिंह खुदादार को बुलाकर रोटी बनाने को कहते हैं, क्योंकि ईश्वर सिंह इस सजा को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, जिसे सुन 21 सिख बड़ा खुश होते हैं। पर हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसका ईगो हमेशा हर्ट होता है। उसका कहना था कि हम सजा पूरा करेंगे, पर खुदादार बताता है कि आप सभी काफी ज्यादा समझदार हो, कुछ सोच समझ कर ही आप बगावत कर रहे होगे। पर आप सभी को एक बात जान लेनी चाहिए कि अगर आपने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया है तो ईश्वर सिंह ने भी 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और ईश्वर सिंह से पूछने पर पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब आता है कि जिसकी फौज 2 दिन से भूखी है वो खुद कैसे खा सकता है। इस बात के बाद सभी सिख ईश्वर सिंह की काफी ज्यादा इज्जत करने लगे थे और उसी रात काफी बड़ी जश्न होने वाली थी और अब सारागढ़ी पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गुरुमुख को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, जिस कारण वो ईश्वर सिंह को अंग्रेजी के वर्ड्स को बताता है जिसे लॉरेंस ने उसे कहे थे, जो कि ईश्वर सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा दिला चुका था। पर लॉरेंस को बताना भी जरूरी था कि असली फकर कौन है। इतने में लाल सिंह ईश्वर सिंह को बताता है कि उनका एक खबरी है जो नीचे गांव में रहता है। वो बड़े दिनों से यहाँ आया नहीं था, तो शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। उन्हें वहाँ जाकर पता करना चाहिए कि आखिर वो आ क्यों नहीं रहा है। गाँव में आने पर पता चलता है कि वहाँ बच्चे, महिलाएं और बूढ़े ही थे जो पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि सर्दियां आने वाली थी और नौजवान जंग के लिए गए हुए थे। ईश्वर सिंह उनकी मदद करना चाहते थे। उनकी मस्जिद थी जो ढह चुकी थी और उसे बनाने वाली केवल एक बूढ़ी माँ थी, पर सिख सरदार उनकी मदद नहीं करना चाहते थे और ईश्वर सिंह भी उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने इच्छा से ये करना चाहते थे और जिन्हें उनका साथ देने का मन था वो अगली सुबह उनके साथ चल सकता था, क्योंकि सेवा मर्जी से होती है, जबरदस्ती नहीं। पर कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि श्री हरमंदिर साहब का नींव पत्थर किसने रखा था। वो हजरत मियाँ अमीर थे। गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें विनती की थी ये शुभ कार्य करने को और सुबह ईश्वर सिंह अकेले ही उस गांव की ओर चल पड़ते हैं। और जब आप पैसों के लिए नहीं बल्कि इच्छा से, अपने मत से किसी के लिए भी कार्य करते हो तो वो कार्य हमेशा ही अच्छा ही होता है। उसी मस्जिद में कुछ बच्चे खेल रहे थे जिनकी नादानी से ये गिरने वाली थी और तभी ईश्वर सिंह की मदद के लिए आते हैं 21 सिख और उस मस्जिद को इतना सुंदर बनाया जाता है जितना कि वो पहले भी नहीं था, जिसे देख वो बूढ़ी माँ फूले नहीं समाती और खुशी से सभी सिपाहियों को बादाम का एक एक पीस दिया जाता है। सभी सिपाही उस बादाम के पीस को खा लेते हैं, पर भोला सिंह उसे पाकर बड़ा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि उसे इतनी इज्जत कभी महसूस ही नहीं हुई थी। भोला सिंह जहाँ भी जाता उन्हें ताने और गालियां ही दी गई थी। पहली बार सम्मान, इज्जत क्या होता है उसे आज पता चला था। अगली सुबह लोखंड से हाटन को कुछ पठानों का आगमन का पता चल चुका था जो सारागढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। हाटन सारागढ़ी तक ये न्यूज पहुंचा देता है। पहाड़ों की तरफ देखने पर पता चलता है कि अफगानी पठान, जिनकी संख्या हजारों में थी, वो अफगानी ढोल बजाकर उस महिला को खत्म कर जिसे ईश्वर सिंह ने बचाया था, जंग का ऐलान करते हैं। तभी हाटन का एक संदेश लोखंड से आता है जिसमें लिखा था कि वो मदद भेजने में असमर्थ है और उन 21 सिखों को वहीं रुककर उनका सामना करना पड़ेगा ताकि वो उन अफगानों का टाइम बर्बाद कर सके। पर ईश्वर सिंह झूठ कहते हैं कि हाटन उन्हें सारागढ़ी छोड़ यहाँ से भागने को कह रहे हैं, जिसे सुन उन 21 सिखों को काफी हंसी आती है, क्योंकि भागना उन्होंने सीखा ही नहीं था। पर ईश्वर सिंह ये जानना भी चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी के साथ सारे सपने दांव पर किसके लिए लगा रहे हैं, वो किसके लिए लड़ रहे हैं, इस वर्दी के लिए या हर महीने मिलने वाले वेतन के लिए या उन अंग्रेजों के लिए जो उन पर हुकूमत बनाए हुए है पहले से। क्योंकि ईश्वर सिंह तो इन सभी में से किसी के लिए भी नहीं लड़ना चाहता था, पर उनसे पूछा जाता कि वो किसके लिए लड़ना चाहते हैं। ये सुनकर ईश्वर सिंह अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। चंदा सिंह को लगता है कि ईश्वर सिंह पठानों की संख्या को देखकर डर चुके हैं और वो खुद को अंदर कैद कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं था, बल्कि ईश्वर सिंह केसरी रंग का पग पहन 21 सिखों को बताना चाहते थे कि ये केसरी रंग बहादुरी का रंग होता है, शहीदी का रंग होता है और अगर जब वो इस पगड़ी को पहनकर दुश्मनों के सामने चलेंगे तो उनके साथ वो लाखों शहीद भी चलेंगे जिन्होंने इस मिट्टी के लिए खुद को शहीद कर लिया। और आज ईश्वर सिंह उन्हीं शहीदों के लिए लड़ने वाले थे। आज मेरा पग भी केसरी, जो बहेगा वो मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। अब पठानों को अफगानी ढोल का जवाब नगाड़े से देने की बारी आ चुकी थी। अब तैयार थे ये 21 सिख हजारों से लड़ने के लिए। अफगानों की तरफ से अब हमला
होने वाला था। जीवन जलंधरी और उत्तम सिंह को किले के पीछे भेजा जाता है और बाकियों को तैनात किया जाता है किले पर। खुदादार भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता था, पर ईशर सिंह खुदादार को इससे भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। वो खुदादार को हर जख्मी सिपाहियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी देना चाहते थे, सिख हो या फिर पठान, सभी को, क्योंकि लड़ने से सिर्फ दुश्मन खत्म होते थे और जख्मियों को पानी पिलाने से दुश्मनी। अब जंग शुरू हो चुकी थी। सभी सिख सिपाही किले का अच्छा कवर लेकर अफगानों पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं और वहीं अफगानों को देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि वो मरने के लिए ही आए थे। उन्हें अपनी जान की परवाह थी ही नहीं। उनके दिमाग में जिहाद के प्रति ऐसी कट्टरता भर दी गई थी कि वो मरने तक के लिए तैयार थे। और अब अफगानी किले के पीछे से आने की कोशिश करते हैं, पर वहीं उत्तम सिंह मौजूद थे। तभी एक अफगानी एक बम किले के ऊपर से फेंकता है। ये पश्चिमी दीवार थी जहाँ की जिम्मेदारी गुरुमुख की थी, पर गुरुमुख काफी ज्यादा डर चुका था, जिससे भगवान सिंह खुद को बचा नहीं पाता और वो किले के नीचे गिर जाता है। नंद सिंह उसे कवर तो देना चाहता था, पर अफगानी स्नाइपर उन पर नजर लगाए हुए था। भगवान सिंह नंद सिंह का काफी अच्छा दोस्त था, जिस कारण नंद सिंह किले के दरवाजे खोल देता है भगवान सिंह को सेफ रखने के लिए, पर उसे भी गोली दाग दी जाती है, जिसकी मदद करने के लिए ईशर सिंह खुद नीचे आते हैं। गुरुमुख सिंह के पास पश्चिमी का कमान था, यानी उसे पता चलना चाहिए था कि बम कौन फेंक रहा है और उसे गोली चलानी चाहिए थी, पर वो 19 साल का लड़का बुरी तरीके से डर चुका था, क्योंकि उसने आज तक किसी को मारा ही नहीं था और इतने सारे लाशों को देख कोई भी आम इंसान डर सकता था। और अब भगवान सिंह अपना दम तोड़ चुका था, यानी पहला सिख भगवान सिंह था जो शहीदों पर अपना नाम पहले लिखा चुका था। पर जंग अभी बाकी थी, काफी युद्ध आगे बढ़ चुकी थी, पर तभी जंग को रोक दी जाती है। अफगान पीछे हट रहे थे, तभी हटन का भी संदेश आता है कि जनरल दूसरे प्रदेश से बटालियन लेकर निकल चुके हैं, वो कल तक ही यहाँ पर पहुंचेंगे। अफगानी सरदार और मुल्ला खां सिखों से बात करना चाहते थे, पर ये उनकी चाल भी तो हो सकती थी, पर ये सिखों के लिए भी एक चाल साबित हो सकता था, क्योंकि जनरल बटालियन लेकर अगली सुबह आने वाले थे। तो इन्हें जितना वक्त मिले उतना ही अच्छा था, ताकि भले ही वो तब तक सारा गढ़ी लूट सकते हैं, पर गुलिस्तान और लोखंड किला तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अफगानी सरदार तो बात करके जंग को यहीं खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिख माफी मांगकर, हार मानकर यहाँ से चले जा सकते हैं, पर जब सिखों ने लड़ने का फैसला किया था तभी उन्होंने इस जंग को जीत ली थी। इतने में दो अफगानी किले के पीछे से बम बारूद लेकर दीवार गिराने की कोशिश करने वाले थे और जंग फिर से शुरू होने वाली थी, क्योंकि ईशर सिंह हार नहीं मानने वाला था। और उन दो अफगानों को भी लौटा दिया जाता है जो छिप कर बम लगाने आए हुए थे, वो भी उनके मुंह को बांध कर। और जब वो अपने काफिले पहुंचते हैं तो उनके कपड़े को हटाया जाता है, जिससे उनकी माचिस के तीलियों में आग लग जाती है और एक बड़ा धमाका उनके ही अड्डे पर कर दी जाती है। पर ये जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि ये अफगानी कहते हैं कि पहले सारागढ़ी, फिर गुलिस्तान और शाम तक लोखंड अपने कब्जे में कर लेंगे। इनको लगता है कि 9 घंटे में ये तीनों किले इनके कब्जे में होंगे। इनको लगता है कि सिखों की पगड़ी उनके कदमों के नीचे होंगी, जिससे गुस्से में आकर एक सिख सिपाही उन पर पेशाब करना शुरू कर देता है। और अब प्लान था कि कुछ भी हो जाए, अब इनको शाम तक कैसे भी करके रोकना ही होगा। और अभी वक्त था सुबह के 11 और जंग रिस्टार्ट कर दी जाती है। और एक बार फिर वो स्नाइपर छिपकर इस बार 2 सिख सिपाही यानी गुरुमुख और भगवान सिंह को मार डालता है। पर अब दरवाजे पर भी कुछ अफगानी पहुंच चुके थे, जिसे संभालने के लिए कुछ सिख सिपाहियों को भेजा जाता है। और अब ईशर सिंह को पता चल चुका था कि स्नाइपर कहां से हमला कर रहा था, पर ईशर सिंह की एम सही नहीं जा पा रही थी, जिस कारण वो अपनी दूरबीन की मदद से उसे मारने में कामयाब हो जाता है। और अब किले के नीचे की बारी थी, जहाँ दरवाजों के पार गोलियां मारना शुरू किया जाता है, जिससे कई अफगानों को गोलियां लगती तो हैं, पर अफगान भी तो ऐसा कर सकते थे और ऐसा होता भी है, जिससे एक गोली सीधे आकर भोला सिंह को लगती है। लाल सिंह उसकी मदद तो करना चाहता था, पर उसके घाव को ढकने के लिए कोई कपड़ा मौजूद ही नहीं था, जिस कारण जीवन सिंह अपनी पग उतारकर भोला सिंह के घाव को ढकने के लिए दे देता है, जिससे भोला सिंह को आज जाकर एहसास हुआ था कि दुनिया में सभी समान है और भोला को भी आखिर वो इज्जत, वो सम्मान मिल चुकी थी और वो सुकून की मौत मर सकता था। पर अब गोलियां खत्म हो रही थी और अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय एक रास्ते के। लाल सिंह दरवाजे खोल देता है और अब अफगानों के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने वाली थी और बहादुरी के नारे के साथ उन पर हमला कर दिया जाता है। पर सिख भी काफी घायल हो जाते हैं और सिखों को भी काफी कुछ झेलना पड़ता है। इनको दूर से अफगानी सरदार देख रहे थे, जो इन पर हमला करने के ऑर्डर दे देते हैं और एक झटके में ही 4 सिख मारे जाते हैं। और लाल सिंह जीवन को दरवाजा बंद करने के आदेश देकर अकेले अफगानों से भिड़ जाते हैं। और अब लाल सिंह की भी शहीदी हो चुकी थी और लाल सिंह अपने बच्चे को भी नहीं देख पाया था। और अब जीवन सिंह भी भोला सिंह के साथ सिखों का साथ
छोड़ चुका था। अब दोपहर के 2 बज चुके थे, जहां अब गोलियां खत्म हो रही थी और गुलिस्तान से भी गोलियां पहुंचा पाना इम्पॉसिबल था। अब अफगानी अपने ही आदमियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर आने की कोशिश करने वाले थे। वहीं एक सिख सिपाही बेहोश था, जिसे चाकू से मारकर वो ऊपर आने की कोशिश करता है। और अब अफगानियों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सिखों को गोली लग रही थी या फिर उन पर चाकू से वार किया जा रहा था, उन्हें नीचे भी गिरा दिया जा रहा था। और इतने में एक बम के साथ जीवा सिंह अफगानों के ऊपर ही गिर जाते हैं और अब जंग के बीच बारूद बिछाकर पश्चिमी दीवार को गिराने का प्लान शुरू हो चुका था। अफगानों को भागते देख गुरुमुख को पता चल चुका था कि अब बड़ा धमाका अफगानों के द्वारा किया जाने वाला है। सिख बचना तो चाहते थे, पर इस धमाके के बाद 2 और सिख इनका साथ छोड़ शहीदी में नाम लिखा जाते हैं और शाम के 4 बजे तक किले के पश्चिमी दीवार को गिरा दिया जाता है। और अब सिर्फ गुरुमुख, चंदा और खुदादार ही बचे थे। गुरुमुख को कम्युनिकेशन पोस्ट में जाने का आदेश दिया जाता है और चंदा सिंह को गुरुमुख की हिफाजत के लिए। और अब आखिरी जंग होने वाली थी। अब ईशर सिंह किसी अंग्रेज हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि उस आजादी, उन शहीदों के लिए लड़ने वाले थे। और जलते तलवार के साथ अफगानों का स्वागत किया जाता है, जिसे देख अफगानी और मुल्ला काफी ज्यादा डर चुके थे। कहा जाता है कि ईशर सिंह का इस विकराल रूप को देख कोई भी अफगानी उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहता था। पर ईशर सिंह को धोखा तब होता है जब एक बच्चा उसके तलवार के सामने आ जाता है, जिसे देख चंदा भी खुद को नहीं रोक पाता और अफगानी उनके तरफ भी भाग पड़ते हैं, बिना अपनी जान की परवाह करे बगैर। और ईशर सिंह पर भी तलवार चला दिया जाता है और चंदा सिंह को भी काफी बेरहमी से तलवारों के बिस्तर में सुला दिया जाता है। अंत में उसी बच्चे के द्वारा जिहाद के नाम पर ईशर सिंह को मारने की कोशिश की जाती है। मुल्ला खुदादार को भी नहीं छोड़ता, जो बस दुश्मनों को भी पानी पिलाना चाहता था। और जब मुल्ला अपने बातों को सत्य साबित करना चाहता था, ईशर सिंह की पगड़ी उतारना चाहता था, तभी खान मसूद ईशर सिंह की इस बहादुरी को देख बड़ा खुश होता है और ईशर से वादा करता है कि वो किसी भी सिख के पग को हाथ तक नहीं लगाने देगा। अब गुरुमुख अकेला था और शाम भी हो चुकी थी, यानी गुलिस्तान और लोखहाट पहुंचना नामुमकिन था, जिस कारण दूसरा सरदार काफी नाराज था और अब उसे गुरुमुख की चीखें सुननी थी। गुरुमुख अपना नाम शहीदों में लिख शहीदों को सलामी करके अकेले पोस्ट पर तैनात हो जाता है और लड़ने की भी कोशिश करता है, पर गुरुमुख पर कई जलते गोले फेंके जाते हैं। अफगानी सरदार चीखें सुनने के लिए उत्सुक तो था, पर तभी गुरुमुख जलते अंगारों के साथ उनके पास आता है और चीखता भी है, पर अपने सिख बहादुरी नारे को। और इसी नारे के साथ मौका देखकर वो उनके कमर में लगे बम को खींच अफगानी सरदार और अन्य अफगानों के साथ वहीं शहीद हो जाता है, जिसे देख गुलिस्तान के सिख भी नारा लगाते हैं और अंत में लॉरेंस भी उन्हें सैल्यूट करता है और अफगानों द्वारा सारा गढ़ी को लूटा जाता है, जहाँ थी 21 सिखों की यादें, किसी के कपड़े, किसी के जूते जो वो अपने पिता के लिए ले जाना चाहता था, किसी के वो आईने जिसे देख जीवन सिंह अपने बालों को संवारा करता था। और आखिरकार उस बंजर जमीन में ईशर सिंह ने धान उगा करके दिखाया और इस तरह यह ऐतिहासिक मूवी यही खत्म हो जाती है।